ये मुल्क साजिशों और तमाशों की बहुत भारी कीमत अदा कर चुका है। जो साजिशें उसके खिलाफ हो रही हैं वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाए। पनामा पेपर्स एक बाहर से स्पॉन्सर्ड साजिश है। ये कहना कि पाकिस्तान आर्मी किसी साजिश का हिस्सा है, इस सवाल का तो जवाब भी आई डोंट थिंक के इट मेरिट्स अ रिस्पांस। JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसमें 2 मेंबर्स थे ISI और MI के। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मातहत रह के मेहनत से ईमानदारी से काम किया है और उसके अंदर उसके काम में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो आदमी किया उस तरीके से नहीं। JIT बनाने के मकासद और थे, JIT ने कोई और धंधा काम शुरू कर दिया है। मेरा आपको चैलेंज है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी पब्लिक सड़कों पर नहीं निकलेगी जो निकलेगी तुम्हें निकालने के लिए इस मुल्क से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। कल बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट JIT की रिपोर्ट को टेकअप कर रही है। आज पाक फौज के तर्जमान ने वादे कर दिया कि JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। ISI और MI के 2 सीनियर ऑफिसर्स ने ईमानदारी के साथ JIT में काम किया है। हुकूमत बार बार कहती रही है कि साजिश हो रही है, कभी अंदरूनी हवाले से बात हुई, कभी बैरूनी हवालों से बात हुई। बहरहाल कल पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी। सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है, मियां नवाज शरीफ की स्ट्रेटजी क्या है, हम यही बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब हामिद मीर साहब ने, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मेरे दूसरे मेहमान हैं, बड़ी मेहरबानी आप तशरीफ़ ले आए, सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। मुझे लाहौर से ज्वाइन किया है वीडियो पर मुजीबुर रहमान शामी साहब ने, सीनियर तजिया निगार हैं, मैं ख़ुद भी इनको पढ़ता हूँ, ट्विटर भी देखता हूँ। बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपने वक्त दिया। और टेलीफोन लाइन पर हम कानूनी राय लेंगे मारूफ कानूनदान फ़रोग नसीम साहब से। मैं प्रोग्राम का आगाज़ ही टेलीफोन पर फ़रोग नसीम साहब से करना चाहता हूं। फ़रोग नसीम साहब, ये फरमाइए, कल JIT की रिपोर्ट हतमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर रही है, 1-2 दिनों में हतमी फैसला आएगा या फिर कई दिन, कई हफ्ते और कई महीने लग जाएंगे? ये सारा डिपेंड करेगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से उनके वकला क्या ऑब्जेक्शंस फाइल करते हैं। अगर तो मिसाल के तौर पे कोई ऑब्जेक्शंस फाइल नहीं करते और डेट भी नहीं लेते, टाइम भी नहीं लेते, तो सुप्रीम कोर्ट वहीं के वहीं फैसला कर देगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो ऐसा होगा, या तो वो ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे या वक्त लेंगे। अब वक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहले ही कह चुकी है कि हम आप पढ़ा के आइएगा दोनों वकला से, और हम यानी लगता ही है कि सुप्रीम कोर्ट इसको चलाने के मूड में है और चलाना भी चाहिए, ऐसा कह भी चुकी है और चलाएगी भी। लेकिन अगर वो ऐसे कोई एक्सक्यूजेस लेके आ जाते हैं, कोई ऐसे वैलिड चीजें लेके आ जाते हैं जिससे बहुत वो हाथ पैर मारे हैं, तो हो सकता है 2-3 दिन का टाइम और इनको मिल जाए उनके वकला को ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए। लेकिन फिर एक दफा जब ये केस चलेगा और चलना शुरू होगा तो फिर ये चलेगा डे टू डे, और बहुत इसमें महीने तो नहीं लगेंगे, लेकिन ये जरूर है कि कोई 5-10 दिन 15 दिन लग सकते हैं इसको। फ़रोग नसीम साहब, ये फरमाइए, हुकूमत की तरफ से ना तो अभी तक ये बताया गया है कि ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, ये भी नहीं बताया कि JIT की रिपोर्ट को एक पिटीशन की सूरत में चैलेंज करेंगे। क्या हुकूमत कल JIT के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कोई सरप्राइज दे सकती है? नहीं, कोई फ्रेश पिटीशन तो मेंटेनेबल नहीं होगी। इसी पिटीशन के अंदर तरीकाकार ये है कि जब भी कोई कमीशन या JIT रिपोर्ट देती है तो उसी मुकदमे में जो ऑब्जेक्टर है, जो ऑब्जेक्ट कर रहा है उस रिपोर्ट को, तो वो अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करता है, और वो ऑब्जेक्शंस जब फाइल करता है तो अदालत जो है फिर उन ऑब्जेक्शंस को कंसिडर करती है और फिर फैसला देती है सुनने के बाद दोनों फरीकैन को। इसी नुक्ते पे रहेगा हामिद मीर साहब, 20 अप्रैल के बेंच ने जो फैसला किया
20 अप्रैल को 5 रुकनी बेंच का फैसला आया। उसमें 2 ऑप्शन थे। पैरा 3 में था कि ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल कलेक्टेड बाय जेआईटी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ रेफरेंस भेज सकते हैं। चौथा पैरा था, पैरा 4 था कि वो प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर भी कर सकते हैं। कल आपको लगता है कि वो फैसला इतना जल्दी आ जाएगा? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता, ना ही मैं एनालिसिस ले रहे हैं। आपकी एनालिसिस जो है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ऑब्जेक्शंस तो करेगी, उस पर एतराज़ात भी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनके वुज़रा जो हैं वो बाजमात जेआईटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो लगता ये है कि वो उस पर ऑब्जेक्शंस रेज करेंगे। इसके अलावा हमारी इतला ये भी है कि कुछ शरीफ फैमिली के लोग जो हैं वो कोई दुबई भी गया हुआ है, कोई लंदन भी गया हुआ है, कोई वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से भी उनको कोई ऐसा मटीरियल मिल जाए जिसकी बुनियाद पर वो अपना केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकें। तो लेकिन आप अगर ये देखें जो डॉक्यूमेंट्स जेआईटी की रिपोर्ट में शामिल हैं, ठीक है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स तो नाकाबिले तरदीद हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स अगर पाकिस्तान में किसी और सियासी शख्सियत के ख़िलाफ़ केस में किसी भी आए होते, अदालत में आए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये केस इतना लंबा चलेगा। लेकिन क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब का ताल्लुक लाहौर से है, तो जो लाहौर का वज़ीर-ए-आज़म होता है उसके बारे में हमारी जो अदालतें हैं उसका रवैया मुख्तलिफ होता है, मुल्तान वाले के बारे में मुख्तलिफ होता है, लाड़काना वाले के बारे में मुख्तलिफ होता है, और बलूचिस्तान वाले को तो निकालना ही नहीं पड़ता, वो तो खुद रिजाइन कर देता है। वो खुद ही रिजाइन कर देता है। तो इसलिए क्योंकि अल्लाह के फजल से वज़ीर-ए-आज़म साहब की खुशकिस्मती है कि अदालतों में भी पंजाब के लोग हैं, फौज में भी पंजाब के लोग बड़े ओहदों में बैठे हुए हैं, मीडिया में भी अक्सर। लेकिन इन्हीं अदालतों ने रिमार्क्स तो दिए ना, गॉडफादर का भी कहा, सिसिलियन माफिया भी कहा। भाई ये रिमार्क्स हैं बस, लेकिन मैंने बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स के साथ बात की है और बहुत बड़े बड़े इस मुल्क के कानूनदानों से बात की है। उसमें ऐसे भी हैं जो बिल्कुल गैर जानबदार हैं और माजी में नवाज शरीफ साहब की वकालत भी करते रहे हैं। उनको पता नहीं क्या वजह है, उनको इतना यकीन नहीं है, वो कहते हैं जी ये केस लंबा खींच सकते हैं। बुखारी साहब, यही क्वेश्चन आपसे है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन। आज डॉन की लीड स्टोरी भी थी, उन्होंने लॉयर्स को कोट किया कि ट्रायल बेंच बन सकता है, ट्रायल कोर्ट बन सकती है। मेमो कमीशन भी जेआईटी नहीं बल्कि एक स्पेशल बेंच बना था। अगर यही बनता है तो फिर वाकई ट्रायल तो लंबा हो सकता है, फिर दिनों हफ्तों की बजाय महीने लग सकते हैं। देखिए शौकत पराचा, इसमें 2 मामलात हैं। एक है डिस्क्वालिफिकेशन और एक है क्रिमिनल ऑफेंस का ट्रायल। ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और जो मटेरियल अवेलेबल है जेआईटी के ज़रिए या अर्लियर जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई और 20 अप्रैल की वर्डिक्ट भी आ गई, और फर्दर बारे सबूत आ गया मियाँ नवाज शरीफ पे और उनके बच्चों पे, और एक अपॉर्चुनिटी उनको फराम की गई कि वो अपने डिफेंस में जो भी मटेरियल उनके पास है वो जेआईटी को सबमिट कर दें। ऑब्वियसली जो रिपोर्ट सबमिट हो रही है उसके साथ वो डॉक्यूमेंट्स भी तो उन्होंने फर्निश किए हैं सुप्रीम कोर्ट का। अब ये तीनों जजेस जो हैं, इम्प्लीमेंटेशन बेंच है, ये इसको एग्जामिन करेगा, और जो ऑर्डर में कर लिया ना हफ्ते का, शायद हम समझते हैं टाइम इसीलिए लिया गया। लेट मी कंप्लीट इट नाउ। तो ये जो तीनों ऑप्शंस उसमें जो 20 अप्रैल के ऑर्डर्स में वो एग्जामिन करेंगे और उसके मुताबिक वो आगे पेशरफ्त हो सकती है। और ये सिंपल डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो सफिशेंट नहीं है। अगर तो किसी ने क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किया है और मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी की है, चाहे वो नैब ऑर्डिनेंस है, पर्टिकुलरली वो नैब ऑर्डिनेंस से डील करता है, उसका रेफरेंस जजमेंट में भी है, तो फिर वो ट्रायल भी हो सकता है, लेकिन वो एक अलहदा चीज़ होगी। और फिर मैं आपको ये बताऊँ, अभी जो मटेरियल अवेलेबल हुआ है और उसमें एक बात है कि पहले तो 62-63 की बात करते हैं, अब 63 में भी जो प्रोविजन है कि दौरान बीइंग अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट इस अरसे में अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन अकर कर जाती है तो फिर ये स्पीकर की डोमेन भी है कि वो रेफरेंस उसके पास फाइल हो या एट हिज ओन वो रेफरेंस भेज दे इलेक्शन कमीशन until the speaker decides otherwise। ये वर्ड्स हैं आइन में। उसमें बुनियादी बात यह है कि हर साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने एसेट्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं, और उस एसेट्स में डिक्लेरेशन में उसको जो भी प्रॉपर्टीज उसके नाम पे हैं, चाहे इंप्रूव हुई हैं या डिक्रीज हुई, उसको दे। लेकिन अपरेंटली नज़र ये बात आती है कि ये जो कैपिटल FZE का इशू है, कम से कम मैं एक इशू ही रेफर करता हूँ, बाकियों को छोड़ देता हूँ। ये जो जेआईटी की रिपोर्ट है ना, इसका पेज है ना 210, उस पर 11 कंपनीज हैं जिस पे उन्होंने लिखा है कि इन कंपनीज में मियाँ साहब शेयर होल्डर हैं।
तो उसको छोड़ भी दें, लेकिन ये जो अकामा वाला इशू 10,000 दरहम मंथली लेते रहे, सीरियस इशू है बहुत। तो ये भी, इस पे भी डिस्क्वालिफिकेशन, वो अमीन और सादिक को आप छोड़ दें, लेकिन ऑन बेसिस ऑफ दिस एविडेंस तो ये तो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। शामी साहब आपकी तरफ आऊंगा। वजीर आजम साहब ने खुद कहा था यहीं पर इस्लामाबाद में कि मुतनादा JIT ने मुतनादा फैसले दिए। कल वही मुतनादा JIT के मुतनादा रिपोर्ट फिर जा रही है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट इस मुतनादा अमर पे जायजा लेगी, देखेगी, या आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट चूंकि हर 15 दिन के बाद जायजा लेती रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने बस जो देखना था वो देख लिया, अब फैसले का वक्त आ गया? पराचा साहब, अदालतों का एक अपना तरीक़ेकार है और ये जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने तो इसको मुलाजा कर लिया होगा, लेकिन फरीक़ैन से उनकी राय भी मांगनी है, उनके कमेंट्स भी मांगे, तो जो फरीक इससे मुतासर हो रहा है उसकी बहरहाल उसकी राय की ज़रूरत है, पैरावाइज कमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो आप देखते ही हैं कि मुस्लिम लीग नून के वकला कल अपने एतराज़ात दाखिल करेंगे या दाखिल करने के लिए कोई वक्त मांगेंगे। दोनों सूरतें हो सकती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई समरी ट्रायल कोर्ट नहीं है, ना कोई समरी मिलिट्री कोर्ट है और ना ही ये ट्रायल कोर्ट है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना होगा कि ये मामला सारा वो खुद सुनेगी या इसे एहतसाब अदालत के पास भेज देगी। तो जो भी सूरत होगी, अभी हामिद मीर साहब तो फरमा रहे थे पंजाब का कोई मामला ताना दे रहे थे, क्योंकि हामिद मीर साहब का ताल्लुक भी मेरा ख्याल लाहौर ही से है और पंजाब से भी है। तो मेरा ख्याल ये कोई पंजाब और लाहौर का मामला तो नहीं है, ये कोई इससे मुख्तलिफ मामला है, हमें इसे मुख्तलिफ तनाजुर में देखना चाहिए। शामी साहब, आपने कहा कि समरी कोर्ट नहीं है, शामी साहब से जरा पूछें कि बता दें जरा क्या मुख्तलिफ मामला है ताकि हम भी समझ लें। और ये भी बात ऐड कर लें कि 126 दिन ये तो कौमी मसला है, ये कोई पंजाब वर्सेस फेडरेशन तो नहीं है, या लाहौर वर्सेस तो फेडरेशन नहीं है। अच्छा चले। शामी साहब, आपने फरमाया ये समरी कोर्ट नहीं है, लेकिन हमें तो नवीद सुनाई गई कि अगला हफ्ता पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम हफ्ता होगा, और अभी थोड़ी देर पहले खुर्शीद शाह साहब अपोजिशन लीडर भी यही कह रहे थे कि उन्हें एक हफ्ते में ये केस खत्म होता नजर आ रहा है। देखिए जी, अगर फैसला खुर्शीद शाह साहब ने करना है या उन जैसे दूसरे लोगों ने करना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो यानी जिस तरह से किसी भी मुकदमे में जो चालान पेश होता है, अगर वही हरफ आखिर है तो अदालतों को वैसे ही ख़त्म कर देना चाहिए। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो रेफरेंस दायर हुए, जो आसफ अली जरदारी साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर हुए, वो तो वैसे कबूल हो जाने चाहिए थे। तो अगर हम ये मंतक मान लें तो फिर अदालतों को तो ताला लगा देना चाहिए। 126 दिन तो पहले हेयरिंग हुई ना शामी साहब। देखिए जी, ये तो अदालत के ऊपर मुनहसर है ना, ये अदालत तो एक तफसील से अपनी बात सुनती है और अपनी बात करती है, दूसरों की बात सुनती है, दलाइल होंगे, अपने अपनी बात करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद अदालत को फैसला करना होगा। जो अदालत फैसला करेगी, जाहिर है ना मैं कर सकता हूं, ना खुर्शीद शाह साहब कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं। दुरुस्त है। इधर ही रुकिए नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कल फैसला हो या ना हो, लेकिन JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर रही है, कॉज लिस्ट इशू हो चुकी है, उसमें ये केस मेंशन्ड है। ब्रेक के बाद इसी मौजू पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम रूबरू देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। हामिद मीर साहब, साजिशों की बार बार बात होती रही। आज तो पाक फौज के तर्जमान ने कहा कि ISI और MI के 2 सीनियर अफसरान ने ईमानदारी के साथ काम किया। JIT का सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, पाक फौज से कोई ताल्लुक नहीं है। आप बार बार कहते रहे, यही मेरे शो में भी कहे गए थे आप, कि ISI और MI के इन्हीं अफसरों ने मरियम नवाज साहिबा को डॉन लीक्स में क्लियर किया था। हुकूमत तो एतराज कर रही थी ना, जो पब्लिक एतराज आया, मियां अजहर के भांजे पे आया, आमिर अजीज साहब पे आया, ISI और MI पे तो एतराज ही नहीं आया था। देखिए मसला ये है कि ISI और MI के ये दोनों अफसर जो हैं, ये अगर डॉन लीक्स में मरियम नवाज के हक में फ़ैसला दें तो वो ठीक है, लेकिन अगर ये पनामा लीक्स में
ये थोड़ा फैसला जो है हुकूमत की मर्जी के खिलाफ दे दें तो वो गलत है और साजिश का इल्ज़ाम लग जाता है। बल्कि अभी तो आज थोड़ी देर पहले ये इस्लामाबाद में कैप्टन सफदर साहब जो है वो नून लीग के एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, तो उसमें वो कह रहे थे कि मरोगे जवाब आ रहा था मरेंगे, मारोगे जवाब आ रहा था मारेंगे। तो ये जो अब नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है ना, ये यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ, शामी साहब मेरे बड़े काबिल एहतराम बुजुर्ग हैं, ये जिस किस्म की ज़ुबान सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुई GIT के बारे में पंजाब के लीडर इस्तेमाल करते हैं, कैप्टन सफदर साहब हैं, जिस तरह इसको कसाई की दुकान कहा गया, जिस तरह इसको जेम्स बॉन्ड की फिल्म कहा गया, ये अगर कोई छोटे सूबे का लीडर अगर ये ज़ुबान इस्तेमाल करता तो अब तक उसको आपने गिरफ्तार करके जेल में फेंक दिया होना था। बिल्कुल मेरा ताल्लुक लाहौर से और मैं पंजाब से हूँ, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ और ये मुझे एहसास होता है। और ये छोटे सूबों के लोगों ने पिछले कुछ दिनों में हमें बड़ा एहसास लाया है। बहुत से लीडरों ने, दानिशवरों ने मुझसे पूछा है कि बताइए कि ये जो गुफ्तगू जो ज़ुबान इस्तेमाल किया तलाल चौधरी ने, अगर ये कोई सिंध का लीडर करता या खैबर पख्तूनख्वा का या बलोचिस्तान का, तो अब तक जो आपका पंजाबी मीडिया है, वो हमें पंजाबी मीडिया कहते हैं, अब तक तो आप लाठियां लेके उसके पीछे पड़ चुके होते। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट दूसरी साइड भी बातें करती रही, जैसे कल ख्वाजा साद रफीक आए थे सुप्रीम कोर्ट, कहने लगे कि हम खामोश फिर कैसे रहेंगे अगर हमें सियासत से निकाला जाएगा। देखें वो उनकी बात ठीक है, लेकिन जब पराचा साहब मेमो गेट स्कैंडल में जब नवाज शरीफ साहब पटिशनर बन के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ और उनके गवाह होते हैं आर्मी चीफ और DGISI जनरल पाशा, तो उस वक्त वो साजिश नहीं कर रहे थे। जब वो यूसुफ रजा गिलानी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करते हैं, दोनों करते हैं, PTI भी करती है, नून लीग भी करती है, और फिर फैसला लेते हैं और फिर नवाज शरीफ साहब उससे कहते हैं कि तुम इस्तीफा दो वरना हम तुम्हें पार्लियामेंट में नहीं घुसने देंगे। और फिर जब स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो कहती है कि नहीं ये पार्लियामेंट फैसला करेगी, तो कहा जाता है कि हम आपकी उसको नहीं मानेंगे। तो आप अगर जो काम करें, साजिश अगर आप करें ISI और फौज के साथ मिलकर, तो वो जायज़ है। और अगर एक सुप्रीम कोर्ट JIT में ISI और MI को शामिल कर दे तो आप कहते हैं ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो गई है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, इसकी वजह से सूबों के दरमियान जो है वो कुछ सवालात पैदा होते हैं। मैं सूबों वाला सवाल आपसे टेकअप करता हूं। शामी साहब, मैं बुखारी साहब से क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा, आपके पास आ रहा हूं चूंकि आपका नाम लिया है हामिद मीर साहब ने। सवाल यह है कि आज सवाल किया गया फौज के तर्जमान से और उन्होंने कहा कि फौज पर हुकूमत के खिलाफ साजिश करने का कोई सवाल पूछता है तो वही फजूल है, उसका तो जवाब ही उन्होंने नहीं दिया। साजिशों 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 की बातगश्त हम बार बार सुनते रहे हैं। देखिए, एक बात मैं ये अर्ज करूं, अहमद मीर साहब का मुझे बड़ा एहतराम है, लेकिन ये जो कैप्टन सफदर साहब हैं, इनका ताल्लुक पंजाब से नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा के कौमी असम्बली के रुकन है। वो शायद कैप्टन कहना चाह रहे हैं। बात को आप पंजाब के खाते में नहीं डाला जा सकता। पंजाबियों के दामाद तो है ना। दूसरी बात यह कि और घर दामाद है, जमाजियों के दामाद हैं लेकिन पंजाबी नहीं है। जी दुरुस्त है, दुरुस्त है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त ये सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया था जिसमें जो मुशीर थे वज़ीर आला सिंध के, उनको अपने ओहदों से हटना पड़ा था, उस वक्त जो पीपल्स पार्टी के लीडरों ने जो जुबान इस्तेमाल की थी अदालतों के बारे में, वो भी आप रिकॉर्ड मंगवा कर देख लें। और ख़ुद आसफ अली जरदारी साहब जो हैं, जब वो गए थे पाकिस्तान से, तो किस तरह के लहजे में किस तरह की बातें उन्होंने की थी, वो भी देख लें। असल में ये कोई, और ख़ुद इमरान खान साहब जो हैं और परवेज़ खटक जो हैं, वो जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं या करते रहे हैं, वो भी उनका भी रिकॉर्ड देख लें। तो मेरी बसात अदब ये गुजारिश ये है कि ये हमें पंजाबी होने का ताना न दिया जाए या लोगों को प्रोवोक ना किया जाए हमारे खिलाफ, इसलिए कि हम पंजाबी हैं। हम पंजाबी हैं लेकिन हम पाकिस्तानी भी हैं, और उसी तरह हमारा अगर हमने कोई कसूर किया है तो अदालत सजा दे सकती है, लेकिन पंजाबी होने की बात जो है, बसात अदब मैं अर्ज करूंगा कि मेरा दिल दुखता है इस बात से। एक बात। दूसरी बात ये, जहां तक देखिए, जहां तक साजिश का ताल्लुक है या पाक फौज के इन्वॉल्व होने का ताल्लुक है, तो मैं नहीं ये कह सकता कि अब इस मुल्क में कोई मार्शल लॉ लगाने की साजिश हो सकती है या पाक फौज इस तरीके से सोच रही है। मुझे इससे इत्तफाक नहीं होगा। और जहां तक MI के और ISI के नुमाइंदों का ताल्लुक है, तो मुझे तो ज़ाती तौर पर उस पर एतराज़ था कि वो क्यों इस GIT में बैठे हैं। लेकिन जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने और शरीफ ख़ानदान के दूसरे अफराद ने उनकी रुकनीत को चैलेंज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में,
तो फिर उस पर मैं क्या कह सकता हूं और क्या अर्ज कर सकता हूं। दुरुस्त है, इसी नुक्ते पे रहिएगा। बुखारी साहब, आपने अभी फरमाया कि ये जो नई कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं यही प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए काफ़ी हैं। इस मसले पे, एसेट्स रखने पे, डिक्लेयर ना करने पे, या अपनी आमदनी से ज़्यादा जो एसेट्स थे, बहुत सारे रुकने कौमी असम्बली वो डिस्क्वालीफाई हुए 62 पे। जेल तो नहीं गए, क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं फ्रेम हुए। आपको याद है जमशेद दस्ती रिजाइन करके दोबारा इलेक्शन की जीत के आ गए थे। अदालत खुद ऑप्शन दिया करती थी, जब उनको घर भेज दिया गया सिर्फ झूठ बोलने पे, क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, तो इनके खिलाफ क्यों क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम? मैंने आगाज में आपसे कहा कि ये दो इश्यूज हैं, एक है डिस्क्वालिफिकेशन का और एक है ऑफेंस अंडर द नैब ऑर्डिनेंस। और नैब ऑर्डिनेंस के नीचे जो ऑफेंस है वो है एसेट्स बियॉन्ड मींस, लीगल मींस। वही सेक्शन 9 क्लॉज 6 जो रेफर की हुई है, 9A का 5 है, 9A का 5 है। अब अपरेंटली वो प्रमा फशाई बाजुल नज़र में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया, दो ने कह दिया डिस्क्वालीफाइड, 3 जस्ट मतलब सेटिस्फाइड नहीं, तो उन्होंने कहा जी लेकिन ओनर्स उस ऑर्डर को आप देखें ना तो उस ऑर्डर में बड़ा लिखा है कि जी ये जो ऑफिस है इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसकी इंटेग्रिटी होनी चाहिए जी, ये इसकी ऑनेस्टी एक रिक्वायरमेंट है। उन्होंने कहा इसको क्लियर करने के लिए, ये वर्ड यूज है टू क्लियर हिमसेल्फ। तो बात यह है कि फिर ओनर्स इनके पास आ गया, ये जो भी था, अच्छा मटेरियल था, झूठा मटेरियल था, जायज़ था, ना जायज़ था, वट एवर वॉज इन देयर पोजेशन, ये उनको दे देते और फिर वो एग्जामिन होता। अब बात यह है कि फैसला ना मीर साहब ने करना, ना मैंने करना, ना शामी साहब ने करना, फैसला करना जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट ने। और बुनियादी बात यह है कि जो मटेरियल इन्होंने फर्निश किया, जो फराहम किया, उसको सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगी। ये समरी ट्रायल नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन समरी ट्रायल वो होता है जो 1-2 दिन में फारिग होता है। 126 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको एग्जामिन किया, 60 दिन और फराहम किए गए मटेरियल इकट्ठा करने के लिए, और कल फिर से भी एग्जामिन करना पड़ेगा। सेकंड, एक शामी साहब ने बात कही कि पंजाबी के हवाले से जो मीर साहब का और इनका मुकालमा आपस में, पास रिकॉर्ड जो है साहब का रिकॉर्ड अगर देखें तो जो रवैये अपनाए गए पंजाब के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ या उनके हक़ में वो देख लें, और जो बाकी सूबों के हुक्मरान थे उनके ख़िलाफ़ जो भी अमल हुआ किसी इंस्टीट्यूशन से, वो बड़ा मुख्तलिफ था। लेकिन बुखारी साहब बात ये है, इसी मियां नवाज शरीफ को भी तो घर भेजा गया, 93 में भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया, काकड़ साहब गए, इसाक खान भी, और सुप्रीम कोर्ट ने कितने दिन में इनके हक में फैसला दिया? 2-3 हफ्ते में। लेकिन घर तो गए, और जिस सुप्रीम घर तो गए 99 में फिर घर गए। इसमें आप बात सुन लें, इसमें देख लें कि जुडिशरी ने इनके हक में फैसला किया। उससे पहले बीबी की गवर्नमेंट 90 में गई, हम रेस्टोरेशन के लिए गए, हमारी पिटीशन नहीं सुनी। बिल्कुल, एतदाद एहसन ने दोनों के सारे, खालिद अनवर ने दोनों जीते, एक बार हक में थे, एक बार मुखालफत में थे। दूसरी बात, 93 में इनकी गवर्नमेंट रेस्टोर कर दी गई, और फिर वो जो काकड़ फार्मूला आया, वो कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा थी बिटवीन प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर हाउस। फिर 58(2)B मैंडेट तो प्राइम मिनिस्टर के पास था, इलेक्टेड तो वो थे। मेरी बात सुन लेना आप, उस वक्त 58(2)B था जो थी, वो आर्टिकल का एक हिस्सा थी, और फिर अल्टीमेटली वो भी एक NRO बिटवीन गुलाम इसाक खान और मियां नवाज शरीफ और उस वक्त के आर्मी चीफ के दरमियान। लेकिन जफर अली शाह केस भी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ गया था। लेकिन इस चीज को भी याद रखें कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो जिसका ताल्लुक सिंध से था उसको फांसी पे चढ़ा दिया, दूसरे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट जब परवेज मुशर्रफ ने ओवरथ्रो की तो उसको NRO करके सऊदी अरब भिजवा दिया। ये फर्क है पंजाब का और सिंध का। 62 की आप बात कर रहे थे, फिर पंजाब सिंध आ जाता था। चलें इसको छोड़, अब देखें ना जी, मैं एक समझता हूँ कि जब इंटेग्रिटी की बात हो, किसी कबीले का, किसी ख़ानदान का सरबराह हो, उसकी औलाद और उसके अहल लोयाल ये समझते हैं कि हमारे सरबराह की इंटेग्रिटी अबव बोर्ड होनी चाहिए, वो बिलीव भी करते हैं इस पर। कुजाब पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो लीडर है या कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसके फॉलोअर्स तो ये एक्सपेक्ट करते हैं ना, लेकिन जब किसी लीडर का दामन दागदार हो जाए, उस पर इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाएं, तो उसको सफाई का मौका मिला और सफाई फराम करे। ये चीखो पुकार करने से, और वो जो एक ब्रिगेड शुरू कर दिया आपने कि GIT को उसको
मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं या उन पे इल्ज़ामात लग रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट क्या थ्रेट क्रिएट किए माहौल भी तो बनाना ना, और फिर दोनों तरफ से माहौल बनता है। देखिए ना, बी टीम आती है, उनकी बी टीम आती है, उनकी ए टीम आती है, उनकी ए टीम आती है। को थ्रेट करने से क्या रिलीफ मिलेगी? देखिए ना जी, इस सारे अमल में पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इकोनॉमी जो है वो क्रैश डाउन हो रही है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, मुल्क डिस्टेबलाइज हो रहा है। सो मच सो कि जब आपकी इंटेग्रिटी शेक हो जाए तो यूएई का वाइस प्रेसिडेंट आपकी कॉल ना ले रहा हो और फिर आपका फॉरेन ऑफिस खत लिखे कि हमारी कॉल सुन लो, तो यहाँ आपकी लीडरशिप खड़ी है। एक चीज आपको बता दूं माजरत के साथ, नवाज शरीफ साहब इसमें कोई शक नहीं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। वो जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया, उनकी जगह पे परवेज अशरफ साहब आ गए। अगर फर्ज करें इनको निकाल दिया जाता है, इनकी जगह पे भी कोई इनकी पार्टी का बंदा आ जाना चाहिए। लेकिन माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, मुझे कुछ बातों का पता है। ये जो JIT के मेंबर्स को जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ दस्तावेजात मिली हैं, ये अंदर से मिली हैं, ये शरीफ फैमिली के अंदर से मिली हैं, ये इनकी काबीना के एक वजीर ने खुद जाके हैंड ओवर किए हैं इनके खिलाफ, और उसका ताल्लुक भी पंजाब से है, और एक पंजाबी ने पंजाबी की पीठ में खंजर मारा है। फरोग नसीम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, फिर सिंध पंजाब की बात हो रही है, मैं जरा डाइवर्ट करूंगा। मैं कानूनी नुकात पे आपसे बात कर रहा हूं। 62-63 नेसेसरली पब्लिक ऑफिस होल्डर पे लगता है, अरकान पार्लियामेंट पे लगता है। इस केस में रेस्पोंडेंट नंबर 6 मरियम नवाज साहिबा हैं, रेस्पोंडेंट नंबर 7 हुसैन नवाज साहब हैं और रेस्पोंडेंट नंबर 8 हसन नवाज हैं। वो पार्लियामेंट के मेंबर्स नहीं हैं। अगर वजीर आजम के खिलाफ 62-63 पे फैसला आता है तो इन पे तो वो लागू ही नहीं होता। तो किसने डिमांड की है उसके लिए? JIT तो है ना, JIT में उनके नाम है ना। ये आप पिटीशन में मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं उनकी बात सुन ले, मैं आपकी तरफ आप मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं। जी फरोग साहब, देखिए, जो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस नहीं है, यानी जो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, तो उस पर तो 62-63 का इतलाक नहीं होता, और उस पर फिर लेकिन टैक्स की चाराजोई होती है, नैब की चाराजोई हो सकती है, कोई क्रिमिनल केस परजरी का बन सकता है, इस तरह की चीजें तो हो सकती हैं। तो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस पर ही सिर्फ 62-63 अप्लाई होता है और क्रिमिनल कार्रवाई का भी ऑर्डर की जा सकती है। इसी JIT रिपोर्ट में उनके बारे में खासा मटेरियल है। क्या फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, क्या अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट इस JIT की रिपोर्ट की रोशनी में उन पर पब्लिक ऑफिस रखने या आइंदा पार्लियामेंट का रुकन बनने पर कोई कदगन लगा सकती है? अभी नहीं। जो 62-63 का जो पैराया है, या आर्टिकल 199 या 184(3) का जो पैराया है, वो इस तरह प्रिजम्पशन में ये नहीं कर सकता कि फलां जो है वो कभी भी जो इलेक्शन जिसने अभी लड़ा भी नहीं है, जिसने अभी तक कोई अपने कागजात भी नहीं दिए, कि वो आइंदा कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, क्योंकि उनके खिलाफ तो कोई फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट जो नॉन होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है उनके खिलाफ नहीं दे सकता, सिवाय इसके कि जी इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल चाराजोई हो, और उस क्रिमिनल चाराजोई में प्रोसीडिंग्स में मिसाल के तौर पे वो जीत जाते हैं, उनके खिलाफ केस नहीं बनता, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला नहीं देती, ना हाई कोर्ट देती है कि आइंदा कभी भी आप इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे। बुखारी साहब, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछ रहा था उनसे, ब्रेक का भी मुझे कहा जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट ये था, फिजा में बड़ी बातें होती हैं, एटमॉस्फेरिक्स जो हैं वो भी रेजोनेंस कर रहे होते हैं कि जी सबको निकाला जा रहा है सियासत से। देखिए, बात यह है कि जो आपने बात की ना फ्यूचर पॉलिटिक्स के हवाले से, जी हाँ, जी हाँ, जब वो स्टेज आएगी और जो मटेरियल इन्होंने सबमिट किया या जो ऑब्जर्वेशंस इस प्रोसीडिंग्स में, अगर तो कन्विक्शन नहीं, ट्रायल नहीं होता, कन्विक्शन नहीं होती, अपार्ट फ्राम जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनके अलावा जो बाकी मेंबर्स उनकी फैमिली के, ये उस वक्त ज़रूर जब वो स्टेज आएगी, और बुनियादी बात है कि जब ये आप नॉमिनेशंस पेपर फाइल करते हैं तो फिर ऑब्जेक्शंस सीक होते हैं,
उस स्टेज पे शायद ये जो डॉक्यूमेंट जिसमें कहते हैं जो डीड जो है इन्होंने फैब्रिकेटेड जमा करवाई या बाकी डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेटेड है जो एफिडेविट्स के हवाले से बात है, ये जरूर कंसिडर हो सकता है, लेकिन इम्प्लीकेशन होंगी जब कभी स्टेज आएगी, जब स्टेज आएगी। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम बात करेंगे मियां साहब के ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप लाइव देख रहे हैं रूबरू आज टेलीविजन की स्क्रीन पर, और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल, स्पेशली कल सुप्रीम कोर्ट JIT की रिपोर्ट को टेक अप कर रही है। हामिद मीर साहब, आप बार बार छोटे सूबों की बात कर रहे हैं। JUI लेड बाई मौलाना फजलुर रहमान, वो पख्तूनख्वा से सीटें आती हैं, बलूचिस्तान से सीटें आती हैं। कल भी उन्होंने बलूचिस्तान में नेशनल असेंबली की सीट जीती। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी नेसेसरली छोटे सूबे से है। इसी तरह नेशनल पार्टी लेड बाई मीर हासिल बदिंजो, वो भी छोटे सूबे से है। वो तो सारी खड़ी हैं वजीर आजम के पीछे, सारी नहीं 2-3 खड़ी हैं। बाकी जो एक BNP मैंगल भी है, वो भी छोटे सूबे की पार्टी है, वो नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं खड़ी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो सबसे बड़ी पार्टी है पख्तूनों की, वो अवामी नेशनल पार्टी है, वो ये जरूर कह रहे हैं, रिजाइन नहीं मांग रहे वो। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दें। ऐसे ही और मेरी भी राय यही है। मैं भी ये नहीं कह रहा कि जी रिजाइन करें, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दें, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दें। लेकिन जो पीपल्स पार्टी है जिसको आपने सिंध की पार्टी बना दिया है इस वक्त, तो खैर हम तो अपोजिशन आप देखें ना, अभी सकरदू से लेकर कराची तक जीती है पीपल्स पार्टी, सिंध की पार्टी तो नहीं है ना। अब बना दिया ना कुछ लोगों ने, नून लीग वाले कहते हैं ना ये सिंध की पार्टी है, मैं तो नहीं कहता, लेकिन सबसे बड़ी ऑपोजिशन की बंदे नून लीग नहीं तोड़ रही, बंदे और तोड़ रही है पार्टी। सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी तो पीपल्स पार्टी है ना, तो पीपल्स पार्टी तो इस्तीफा मांग रही है। गो कि मैं उस मुतालबे की हिमायत नहीं कर रहा। मेरा बड़ा सिंपल सा मामला है। मैं ये कहता हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब को ये राइट था कि वो और इमरान खान दोनों जाएं और सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई करवा दें यूसुफ रजा गिलानी को, और अगर उन्हें ये राइट था कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ आर्मी चीफ और DGISI की मदद के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाएं और एक हंगामा बर्पा कर दें जिसमें मीडिया भी आपके साथ था, जो मेमो गेट का इतना बड़ा हंगामा हुआ था, आपको याद है पराजा साहब, कितना बड़ा हंगामा क्या हुआ उसका, तो क्या वो साजिश नहीं थी? और उस वक्त चौधरी निसार अली खान ने मियां नवाज शरीफ को कहा था कि ये काम मत करें, क्योंकि आप ये कहते हैं कि अब मुस्लिम लीग नून जो है वो बदल चुकी है, ये वो वाली पार्टी नहीं है, ये साजिशें करने वाली पार्टी नहीं, आप ये काम ना करें क्योंकि ये पाशा साहब करवा रहे हैं हमसे। लेकिन नवाज शरीफ साहब चले गए थे। तो ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, माजी करीब की बात है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह बुखारी साहब ने भी कहा कि जब ये हमारे कुछ मोहतरम नून लीग के, मेरे सारे दोस्त हैं, मैं क्या करूं, मेरा तो ये भी बहुत बड़ा मसला है, लेकिन सियासतदान और सहाफ़ी की दोस्ती नहीं होती है, घोड़े और घास की दोस्ती हो नहीं सकती। जब ये JIT पे इस तरह बातें करते हैं, उसको कसाई की दुकान कहते हैं, उसको इंटरनेशनल कॉन्स्पेरेसी कहते हैं, तो फिर कोई मुझे पेशावर से फ़ोन करता है, फिर मुझे कोई खुशदार से, कोई कोयटा से फ़ोन करता है, कोई सक्खर से, कोई हैदराबाद से फ़ोन करता है। वो कहते हैं भाईजान ये अगर हम बात करें तो हमें तो उठा के आपने जेल में फेंक देना। लेकिन जो जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं, उन इलाकों के लोग यहाँ बैठ के कहते हैं कि ये सारी तख्त लाहौर की लड़ाई है। वो कहते हैं जमान पार्क भी लाहौर में है, वो कहते हैं मॉडल टाउन भी लाहौर में है, वो मॉडल टाउन यानी डॉक्टर ताहिरुल कादरी का मॉडल टाउन वो भी लाहौर में है। सारे यही बात करते हैं। ये बात काफी हद तक दुरुस्त है, ये इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। बुखारी साहब 62 पे मियां साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फर्ज किया कल परसों 2 महीने के बाद मियां साहब रायवंड में बैठते हैं, लाहौर में बैठते हैं, वो मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, वो तो ज्यादा ताकतवर होंगे, वो तो ज्यादा पावरफुल होंगे, वो तो एक गाइडिंग फादर बनकर बैठेंगे, उनको सियासत से आउट तो नहीं किया जा सकता। देखिए जी, मैं आपको बोलूँ कि वो कितना ताकतवर होंगे, कमज़ोर होंगे, ये उनको खुद इल्म होगा या उनकी जमात को होगा। मैं मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं। सुनने को उसके बाद ये डिस्क्वालिफिकेशन के बाद इनकी पार्टी की हैसियत क्या रहती है, और जो नया प्राइम मिनिस्टर आता है आया उस पर इनकी जमात को पूरा एतमाद भी है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी देते हैं कि नहीं देते हैं। ये सारे मतलब हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस तो नहीं करते, लेकिन मियां साहब इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के वो लीडर पहले भी थे, आज भी उसके लीडर हैं, और अगर उनके कोई मिसडीड्स की हैं तो उसकी वो सज़ा भुगतेंगे और डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन ये सारा मामला मुस्लिम लीग की इंटरनल पॉलिटिक्स का है, और वो अपने मेंबरान को कितना साथ लेके चल सकते हैं, और वही वक्त बताएगा कि वो कमज़ोर हैं या ताकतवर है।
लेकिन एक बात है शुदा, ये अगर ये सारा प्रोसेस, ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस अभी जो पिछले 1.5 साल से शुरू है, अगर ये कंटिन्यू करेगा तो शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ का फ़ायदा या नुकसान हो ना हो, मुल्क का नुकसान हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की जो फॉरेन रिलेशंस है वो बड़े मुतासर हो रहे हैं, इकॉनमी बड़ी मुतासर हो रही है। और मुझे अफसोस होता है जब मैंने ये ख़त पढ़ा जो फॉरेन ऑफिस ने लिखा कि यूएई के वाइस प्रेसिडेंट को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी टेलीफोन सुन लो, तो आप देखें कि जब कोई पर्सनैलिटी डिस्क्रेडिट हो जाए तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी क्या हैसियत रहती है, तो नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। शामी साहब आपकी तरफ आऊंगा, जो सवाल हामिद मीर साहब से मैंने किया उसी की कंटिन्यूएशन में आपसे बात करना चाहता हूं। मीर हासिल बजिंजो साहब आज खुल के बोले और उन्होंने कहा कि ये सादिक और अमीन का खेल अब खत्म होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, जब 58B2 जो है उसको ख़त्म किया गया तो प्रेसिडेंट के पास जो इख्तियार था कि वो कौमी असम्बली को तहलील कर सकता है और उसने जो मफासद पैदा किए उनका ख़ात्मा मकसूद था। और अब ये 184(3) के तहत किसी वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे देना, ये एक ऐसी बात है जो तजावुज़ है और इसकी तो रिव्यू पिटीशन भी नहीं है। शामी साहब 184(3) का तो रिव्यू पिटीशन ही नहीं हो सकती। देखिए, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं ना, जिसकी अपील ना हो सके, जिसकी रिव्यू ना हो सके, आप वो तो फिर एक ऐसी क्लॉज है ना जिसके बारे में गौर करना पड़ेगा कि उसको कहीं मिस इंटरप्रेट तो नहीं किया जा रहा या उससे कोई बहुत ज्यादा खींचा तो नहीं जा रहा उसको। तो इस बारे में बहरहाल सवालात मौजूद हैं और ये सवालात के जवाब हमें ढूंढने होंगे। यहाँ पे मैं इत्तेफाक करता हूँ शामी इसका साहब। फिर इसका हल तो अगेन पार्लियामेंटेरियन के पास है, पार्लियामेंट के पास है। अगर ये आपके ख्याल में, आपकी समझ के मुताबिक, यकीनन आपका एक एक्सपीरियंस है, आपकी एक सोच है कि 58(2)B का अगर ये नेमोल बदल हो रहा है अदालत के जरिए तो ये तो पार्लियामेंटेरियन को सोचना चाहिए। मगर मुसीबत यह है कि पाकिस्तान में मसला ये है कि सियासी जमातें एक दूसरे से इस तरह गुत्थम गुत्था होती हैं और इस मामले में मुस्लिम लीग नून भी कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं रखती और पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड भी कोई अच्छा नहीं है और अब भी ये कोई मिसाली मामला इनका नहीं है। अगर ये अपने पार्टी इंटरेस्ट से बालातर होकर और वक्ती मुफाद से बालातर होकर सोचें तो इनको जरूर कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे और दस्तूर में ऐसी तशरीहात जो हैं वो करनी पड़ेगी कि जिससे इस रास्ते को रोका जा सके। जी बुखारी साहब, गुजारिश है कि ये मैं ऑनर्स पार्लियामेंटेरियन पे है, पार्लियामेंटेरियन पे बात यह है कि जो शामी साहब ने कहा जी 58(2)B का अब आइन का हिस्सा नहीं यार, अब ये जुडिशरी उसको इस्तेमाल करे, ये मैं समझता हूँ ये मिसकंसेप्शन है। 58(2)B डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज की बात है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं है, इसमें एक बड़ा डिफरेंस है। हुकूमत जानी है ना, आप देखें ना, अब मेरी बात सुन लें जी, ये तो वही इख्तियार है जो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने जिस तरह ख्वाजा शामी साहब मेरी बात सुन लें आप, अब देखें ना इस चीजों को आप मिक्सअप ना करें। अगर प्राइम मिनिस्टर जाता है तो क्या जब बजरिया जुडिशरी के और जुडिशल वर्डिक्ट के यूसुफ गिलानी गए तो 58(2)B का इतलाक हुआ, असेंबलियां गई, असेंबलियां तो कतल नहीं, वो 184 के तहत नहीं गए, मेरी गिलानी के खिलाफ कार्रवाई 184(3) के तहत नहीं आप शामी साहब मुझे बता दे 184(3) के नीचे ये असेंबलियां डिसॉल्व हो रही हैं या प्राइम मिनिस्टर जो है जो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है, इसमें तो फर्क देखें आप। जब नहीं आप इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी 58(2)B जुडिशरी इस्तेमाल कर रही है, 58(2)B अब देखे ना, वो तो ये थी कि प्रेसिडेंट की पावर थी असेंबलियों को डिसॉल्व करने की, आज डिसोल्यूशन की बात नहीं है, आज डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, ये फर्क आप जरूर ध्यान में रखें। एक ही बात है, ये एक बात नहीं, फिर मैं ये शामी साहब ये आप इसरार करते हैं तो मैं इसमें आपको क्या कह सकता हूं कि जी डिसोल्यूशन और डिस्क्वालिफिकेशन एक ही चीज है। लेकिन इसमें आप उसको सिनोनिमस समझते हैं। नवाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफिकेशन है इट अमाउंट्स टू डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज, इट इज हाइट ऑफ इट। शामी साहब अगर ये लीडर ऑफ द हाउस को
लीडर ऑफ द हाउस को जब आप डिस्क्वालीफाई करते हैं तो असेंबली को तहलील करने के मुताबिक शामी साहब गुलाम मोहम्मद ने इंटरप्रेट कर रहे हैं, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को घर भेजा था, डिस्क्वालिफिकेशन मींस डिस्क्वालिफिकेशन की थी, डिसोल्यूशन मींस डिसोल्यूशन। अच्छा, ये देखिए बड़ा सिंपल सा मामला है ना, ये बड़ा सिंपल सा मामला है। जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब गए, उनकी जगह पे राजा परवेज अशरफ साहब आ गए और असेंबली डिसॉल्व नहीं हुई, तो इसी तरह इस केस में भी हो सकता है। लेकिन शामी साहब की एक बात जो है वो उसमें काफ़ी वजन है कि वो जो 184(3) की जुरिस्डिक्शन है उसमें अगर आप ये फैसला कर लें कि हम डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, यानी कि इसी पिटीशन के तहत, तो ये इस पर एतराज़ की गुंजाइश मौजूद थी जब दो जजों ने फैसला दिया था। जब उन्होंने, एक ने कहा गॉडफादर है और दूसरे ने इसको कुछ और कह दिया था, तो उस वक्त जो थी नून लीग, उसको चाहिए था, कुछ बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उस वक्त नून लीग को चाहिए था कि उसको चैलेंज करते, उन्होंने चैलेंज नहीं किया। फिर जब ये इंप्लीमेंटेशन बेंच बन गया, इस पर एतराज़ करना चाहिए था, इन्होंने वो भी एतराज़ नहीं किया। अब फिर JIT बन गई, इन्होंने JIT पे एतराज़ किया, लेकिन कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, बार बार कहा सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है। साथ साथ ये भी कहते रहे कि हम लोहे के चने साबित होंगे, लेकिन साथ साथ कहा हम एतमाद भी कर रहे हैं। तो अब इनको जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो इनको कबूल करना पड़ेगा, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी का फैसला इनको कबूल करना पड़ा था, तो ये भी कबूल करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, शामी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और बैरिस्टर फरोग नसीम साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, हमारी तरफ से इतना कुछ, कल देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, आप भी देखिए, हम भी देखेंगे। अपने मेज़बान शौकत पिराचा को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।